नमस्कार, मैं हूं प्रसून। अरबपति गौतम अडानी और अमेरिकी फर्म हिडनबर्ग रिसर्च का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हिडनबर्ग रिसर्च को 46 पन्नों का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके बाद अमेरिकी फर्म ने इसे लेकर सेबी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि ये धोखाधड़ी उजागर करने वालों को चुप कराने के लिए किया गया कृत्य है। अडानी के बाद कोटक बैंक पर निशाना लगाया जा रहा है। यह हिडनबर्ग रिसर्च के आरोप से गिरे कोटक बैंक के शेयर। हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के साथ ही एक और ग्रुप कोटक महिंद्रा ग्रुप को अपने लपेटे में लेने की कोशिश की है, जिससे कोटक महिंद्रा ग्रुप के साथ ही अडानी के शेयरों में भी थोड़ी गिरावट देखी जा रही है। हिडनबर्ग ने सेबी के कारण बताओ नोटिस पर कहा है कि अडानी ग्रुप के स्टॉक को शॉर्ट करने के लिए अपने निवेशक के एक ऑफशोर फंड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया। इस फंड स्ट्रक्चर को बनाने और इसकी देखरेख करने का काम कोटक महिंद्रा बैंक का था। हालांकि हिडनबर्ग ने ये नहीं बताया कि उसने अपनी शॉर्ट सेलिंग जिस इन्वेस्टर के जरिए की वो कौन था, बल्कि उसने सेबी के नोटिस का सीधे जवाब देने की जगह कोटक महिंद्रा ग्रुप को बीच में घसीट लिया। साथ ही आरोप भी लगा दिया कि शॉर्ट सेलिंग का सबसे ज्यादा फायदा कोटक महिंद्रा ग्रुप ने उठाया। हिडनबर्ग रिसर्च ने सेबी पर आरोप मढ़ते हुए कह दिया कि सेबी उसे डरा रही है और कोटक ग्रुप को बचा रही है। वहीं कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड और के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड लिमिटेड ने साफ किया है कि हिडनबर्ग कभी भी फर्म का ग्राहक नहीं रहा है, न ही वह फंड में निवेशक रहा है। फंड को कभी पता नहीं चला कि हिडनबर्ग उसके किसी भी निवेशक का भागीदार था। असल में मामला तब शुरू हुआ जब 24 जनवरी 2023 को हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के संबंध में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया कि 3 साल में शेयरों की कीमतें बढ़ने से अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति $1 अरब बढ़कर $120 अरब हो गई। इस दौरान अडानी समूह की 7 कंपनियों के शेयर 819% बढ़े। रिपोर्ट में कहा गया कि मॉरिशस से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक टैक्स हेवन देशों में अडानी परिवार की कई मुखौटा कंपनियों का विवरण है। आरोपों के मुताबिक इनका उपयोग या मुखौटा कंपनियों का उपयोग भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर शेयरों को गिरवी रखकर कर्ज लिया गया, जिसके बाद अडानी की कंपनियों के शेयरों में भूचाल आ गया और अडानी ग्रुप का मार्केट कैप करीब $150 अरब घट गया। जिसके बाद अडानी समूह ने पब्लिक डोमेन में अपना स्टेटमेंट डाला और साफ किया कि हिडनबर्ग रिसर्च एक शॉर्ट सेलर है जो मुनाफा कमाने के लिए किसी भी कंपनी के शेयर को गिराकर मुनाफा कमाने का काम करती है। अडानी समूह ने हिडनबर्ग की रिपोर्ट को निराधार और बदनाम करने वाला बताया। रिपोर्ट में इस्तेमाल तथ्यात्मक आंकड़े प्राप्त करने के लिए समूह से कोई संपर्क नहीं किया गया। यह रिपोर्ट गलत जानकारी, बासी सूचनाओं, निराधार और बदनाम करने की मंशा से किया गया और एक दुर्भावनापूर्ण संयोजन रहा। शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च को अडानी समूह के शेयरों में आने वाली गिरावट से फायदा होना तय था। अडानी समूह ने कहा कि हिडनबर्ग के खिलाफ वह कानूनी कार्रवाई जारी रखेगी। अब जानते हैं कि आखिर क्या है हिडनबर्ग रिसर्च और किन रिपोर्ट्स को लेकर चर्चा में रहा है हिडनबर्ग। हिडनबर्ग रिसर्च कथित तौर पर एक वित्तीय शोध करने वाली कंपनी है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव मार्केट के आंकड़ों का विश्लेषण करती है। इसकी स्थापना साल 2017 में नाथन एंडरसन ने की थी। हिडनबर्ग रिसर्च हेज फंड का कारोबार भी करती है। इसे कॉर्पोरेट जगत की गतिविधियों के बारे में खुलासा करने के लिए जाना जाता है। इस कंपनी का नाम हिडनबर्ग आपदा पर आधारित है, जो 1937 में हुई थी, जब एक जर्मनी यात्री हवाई
डिपोट में आग लग गई, जिसमें करीब 35 लोग मारे गए थे। कंपनी यह पता लगाती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेरा फेरी तो नहीं हो रही है। हिडनबर्ग रिसर्च ने अमेरिका, कनाडा और चीन की करीब 18 कंपनियों को लेकर अलग अलग रिपोर्ट प्रकाशित की। हिडनबर्ग रिसर्च की सबसे चर्चित रिपोर्ट अमेरिका की ऑटो सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी निकोला को लेकर रही। इस रिपोर्ट के बाद निकोला के शेयर 80% तक टूट गए। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमन अग्रवाल जी और अश्विनी राणा जी, बैंकिंग एक्सपर्ट। पहला सवाल अमन अग्रवाल जी आपसे, जो अब हिडनबर्ग का जो जवाब आया है सेबी के पास, उसके क्या मायने हैं और कोटक बैंक किस तरीके से हिडनबर्ग के लपेटे में आ रहा है, सरल शब्दों में जी। देखिए जी, जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट है उसके हिसाब से वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोटक जो बैंक है उसके थ्रू इन्होंने ये जो शॉर्ट सेलिंग की ट्रेडिंग की गई है उसको यूज करके किया है, जबकि जो कोटक है उसका कहना है कि हिडनबर्ग हमारा कभी क्लाइंट रहा नहीं है। हिडनबर्ग का जो मोडस ऑपरेंडी रहा है पहले भी, वो ये रहा है कि पहला समझना जरूरी है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी किसी के ऊपर रिपोर्ट कर रही है तो उसका कुछ कारण होना चाहिए। बड़ी सारी कंपनियां हैं विश्व के अंदर जिनके ऊपर रिपोर्ट की जा सकती है, पर ऐसा क्यों है कि एक पर्टिकुलर कंपनी को ही पकड़ के, पहले भी इन्होंने एक को पकड़ा, अब गौतम अडानी की जो अडानी कंपनी है उसको पकड़ रखा है। अब ये पकड़ के क्यों करना चाहते हैं, उसका देखा गया कि इन्होंने एक कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी के द्वारा जब शेयर कम होते हैं उसमें शॉर्ट सेलिंग करके उसमें मुनाफा कमाने की कोशिश की जाती है। और जैसे आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया, शुरू में उन्होंने एक अमेरिका की कंपनी के साथ भी वैसा ही किया। तो इस तरीके से इंटरेस्ट, जब बायस्ड इंटरेस्ट होते हैं तो उल्टी सीधी रिपोर्ट जारी करके एक ऐसा कथन बनाया जाता है जिसकी वजह से शेयर मार्केट में उछाल आए या गिराव आए और उसकी वजह से फिर उसमें वो मुनाफाखोरी कर पाए। तो इसको रोकते हुए सेबी ने भी उनको शो कॉज नोटिस दिया था कि भैया ये आप ये जो रिपोर्ट कह रहे हैं ये गलत है और इसका आप मतलब हमें तथ्य दीजिए। उसके अगेंस्ट उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि हमारी ट्रेडिंग जो हमें रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आई है इंफॉर्मेशन, उसमें यह है क्लियरली कि कोटक महिंद्रा बैंक का इन्वॉल्वमेंट कहीं का कहीं आ रहा है, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक ने बड़े साफ तरीके से कह दिया है कि हमारे कभी भी क्लाइंट हिंडनबर्ग नहीं रहा है। जरूर वो स्टॉक मार्केट में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उससे एक बात समझ में आ रही है कि उनका एक निवेशक है जिसमें कोटक महिंद्रा के जरिए पैसा पहुंचा उस निवेशक के पास। देखिए जी, जो रिपोर्ट आ रही है कोटक महिंद्रा, वो जो बात कर रहे हैं KICC के नाम से जो कंपनी है उसकी बात जरूर कर रहे हैं, वो KMIL के नाम से जो कंपनी बता रहे हैं वो के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड के थ्रू कहा जा रहा है। और उसके बीच में और कोटक के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी एस्टैब्लिश नहीं की जा रही है। तो ये कहना कि वो कंपनी कोटक महिंद्रा की है या कोटक का उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, उसमें अभी भी कोई ऐसी बात निकल के नहीं आई। जी चलिए, अश्विनी राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। हिडनबर्ग रिसर्च की जो ताजा रिपोर्ट है और जो उन्होंने जवाब भेजा है उसके बाद से अडानी के शेयरों में भी, अडानी एंटरप्राइजेज और कोटक महिंद्रा बैंक के भी शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। यह गिरावट कितने दिनों तक चलेगी और इसका कितना बड़ा असर होगा? क्या वैसा ही असर होगा जैसा पिछली बार हुआ था अडानी ग्रुप के साथ? देखिए क्या है कि पिछली बार जब 2023 में भी ये हिडनबर्ग ने ये जो एक स्ट्रेटेजी से काम किया था, जिस देश की अर्थव्यवस्था को कम करने के लिए उसने एक टारगेट कंपनी को लिया था कि ये टारगेट कंपनी जो है, क्योंकि अपोजिशन भी उसके ऊपर टारगेट कर रही है और उस एक षड्यंत्र के नाते उस कंपनी के शेयरों को उन्होंने गिराया। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि देश ने क्या, पूरे विश्व ने देखा कि वो कंपनी कहाँ थी। अगर कोई और छोटी मोटी कंपनी होती तो शायद बर्बाद भी हो जाती, पर वो बेचमार से चले जाते। ये कंपनी फंसी नहीं थी, कोई सफल नहीं था, वास्तविकता में वो कंपनी की एसेट से सब कुछ था। इवन तो उन्होंने बैंकों का भी जो देना था वो बैंकों का भी दिया और वो अपना अस्तित्व बचा सके और फिर दोबारा से रीएस्टेब्लिश उस स्टेज पर वापस आ गए। अब फिर से कारण क्या है कि देश के ऊपर कुछ ना कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो कि नहीं चाहती कि देश की आर्थिक प्रगति हो।
आर्थिक प्रगति में कौन रोल प्ले कर रहा है उसको ही घसीटा जाए, क्योंकि सीधा सीधा देश पे वो आक्रमण आर्थिक रूप से नहीं कर पा रहे। तो इस तरह की जो समय समय पर कुछ किया जाए। जब सेबी ने उनसे पूछा तो उसके जवाब में तो इतनी देर के बाद इस प्रकार का जो जवाब देना और उसके लिए तथ्यों के आधार पर जवाब न देना, कोई उसके लिए फैक्ट्स जो है साथ में न देना, वो एक इस चीज को दर्शाता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ साजिश है। और इस बार मुझे नहीं लगता कि पिछली बार भी लोगों को कहा गया था, लेकिन लोगों ने हड़बड़ाहट में कुछ शेयर बेचे होंगे। लेकिन क्या है कि शेयर मार्केट सेंटीमेंट के आधार पर काम करती है। जरा सी भी छींक आ जाए किसी को तो शेयर मार्केट धड़म से हो जाती है। तो ये वास्तविकता है शेयर मार्केट की। तो इसलिए ये सनसनी पैदा करके और झूठा तथ्य रखकर इस प्रकार से खेलने की कोशिश की जा रही है देश के साथ, वो गलत है। और इस बार भी वो चीज जो है वो सामने आ जाएंगी। इसलिए सरकार को भी खुलकर सामने आकर और इस तरह की जो एजेंसीज इंटरनेशनली जो कुछ कर रही हैं, लेकिन हिडनबर्ग ने जो सवाल खड़े किए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे उसने बताया कि आप मुखौटा कंपनियां बनाते हैं मॉरिशस में, दुबई में, उन कंपनियों की वैधानिकता तो एकदम स्पष्ट है ना कि वो वहां मौजूद हैं और वो लिंकअप हैं इस कंपनी से, अडानी की कंपनियों से। और कहीं न कहीं शेयर में शॉर्ट सेलिंग के जरिए मुनाफा कमाने की कोशिश की गई, ये भी बताया गया। उसने रिपोर्ट में विस्तृत तौर पे बताया हिडनबर्ग रिसर्च ने। देखिए, दो एंगल है इस खबर के। एक तो ये है कि जानबूझ के भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। दूसरी दिक्कत ये है कि क्या हमारे जो प्रोसेस है उसमें भी लूप होल्स हैं क्या? अमन अग्रवाल जी। हाँ जी, देखिए ऐसा है, जो उन्होंने आपने जो तथ्य उठाए वो एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि मॉरिशस में काफी सारी कंपनियां ऑफिसेस खोलती हैं और वहां से टैक्स इवेशन का भी काम होता है और चीजें भी होती हैं। इसलिए आपको अगर याद हो, इस साल के शुरुआत में जनवरी फरवरी के अंदर जो हमारी डबल टैक्सेशन ट्रीटी है मॉरिशस के साथ, उसके अंदर कुछ एडवांसमेंट हुए थे और भारत सरकार ने उनसे कहा है कि जो है हमें इंफॉर्मेशन दी जाए कि जो लोग डबल टैक्सेशन ट्रीटी के अंदर या कुछ स्टेट के थ्रू यहाँ पे अपने ऑफिसेज खोल रहे हैं उसके बारे में दिया जाए, या वहाँ से जो इन्वेस्ट कर रहे हैं या यहाँ से पैसा जाता है वहाँ पे या वहाँ से यहाँ पे पैसा आता है उसकी खबर और दी जाए। और इस ट्रीटी को मॉरिशस की सरकार ने भी भारत सरकार के साथ किया है। तो इस चीज को लेते हुए भारत सरकार ऑलरेडी चौकन्नी है, चाहे वो हिंदुस्तान के रेगुलेटर्स हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे सेबी हो। और इस चीज को पहले भी देखा गया है, सिर्फ बाहर से आए तभी नहीं, पहले भी काफी सारी चलो शेडेड कंपनीज होती थी, शेल कंपनीज होती थी, फिक्टिशियस कंपनीज होती थी जिनको किया जाता था। और पहले भी काफी कटहरे में पिछली सरकारों के दौरान भी और इस सरकार के भी दौरान काफी सारी ऐसी कंपनियों को बंद किया गया है। अब एक दूसरा सवाल है अमन अग्रवाल जी, आपसे पूछना चाहता हूं, जो कि हिडनबर्ग रिसर्च ने भी सवाल खड़े किए हैं कि क्या हिडनबर्ग रिसर्च भारत के दायरे में आती है, जांच एजेंसी भारत की जांच एजेंसियों के दायरे में आती है या नहीं आती है? अमन अग्रवाल जी। भारत की जांच एजेंसियों के दायरे में हिडनबर्ग नहीं आती है। हिडनबर्ग एक इंडिपेंडेंट कंपनी है जो अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च करती है और उसके को जो मानना चाहे माने, जो ना मानना चाहे ना माने। मेरा अटकलपन इस पे है कि सिर्फ वो ऐसा क्यों करती है कि सिर्फ एक कंपनी को पकड़ के उसके ऊपर रिपोर्ट निकाले जा रही है। ऐसा नहीं है कि हर एक देश में, या तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरह, जैसे एक इंटरनेशनल एजेंसी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वो भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो हर एक देश हर एक कंपनी के बारे में बात करती है क्या ट्रांसपेरेंसी लेवल, वो हर एक कंट्री के अंदर तो नहीं बात कर रही है, हर एक लेवल की कंपनी की बात नहीं कर रही है, वो सिर्फ एक या दो कंपनियों को पकड़ के उनको टारगेट कर रही है। जब इस तरीके से रिसर्च की जाती है, इसका मतलब कोई ना कोई उसमें मुनाफाखोरी जरूर होगी जिसकी वजह से वो कर रहे हैं। और वो ये चीज निकल के नहीं आ रही है, और जो निकल के आई पिछले साल के अंदर वो ये थी कि वो कोई एक उनके साथ कंपनी मिलके उस शेयर के ऊपर शॉर्ट सेलिंग करती है, शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाती है। जैसे ही शेयर फॉल करता है उसके ऊपर शॉर्ट सेलिंग करती है, जैसी अडानी ग्रुप ने भी यही बात कही है। अमन अग्रवाल जी, हमारे साथ अश्विनी राणा जी हैं। अश्विनी राणा जी, आप तो इतना मानेंगे कि अभी तमाम कोशिशों के बावजूद भी बैंकिंग सेक्टर में जितने लूप होल्स हैं
उससे अभी भी सरकार ठीक तरीके से निपट नहीं पा रही है। खासकर जब कहा जाता है कि बैंक ही शेयर मार्केट में पैसा लगाने लगे तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किसी भी शेयर के दाम को किसी भी बैंकिंग सेक्टर के बैंक के थ्रू मिलके उसके दाम को ऊपर उठाया जा सकता है या नीचे गिराया जा सकता है। इसको कैसे रोका जा सकता है अश्विनी राणा जी? नहीं, उसमें रोकने की क्या बात है? कारण क्या है कि वो बैंकों के नियम के अनुसार बैंक का जो ट्रेजरी विंग है वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना आपका जो फंड है, कितना आपकी कैपिटल है, उसमें से कितना आपने शेयर मार्केट में जाना है, ये सब चीजें निर्धारित हैं। तो उसमें से रोकना या और करना, क्योंकि बैंक की तरफ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, और भी LIC इतना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए अधिकृत है। वो कोई सट्टेबाजी नहीं कर रहे या वो कोई इस तरह से नहीं कर रहे। और बैंक भी क्या है कि वो बैंक एक लोगों के पैसे का जिम्मेवारी के साथ निभाने का काम करता है। तो पब्लिक मनी को वो ये नहीं कि आपको सट्टे में लगाकर उसको नीचे गिरा देगा, लेकिन एक कानून के अनुसार, एक नियम के अनुसार। अश्विनी राणा जी, मुझे लगता है कि आपने भी जो जनवरी 2023 में रिपोर्ट आई थी हिडनबर्ग रिसर्च की, उसको आपने पढ़ा होगा। आपको तथ्यात्मक रूप से वो कितना उचित लगता है, कितना अनुचित लगता है? देखिए, ये सब फर्जीवाड़ा है। अभी अमन जी भी जैसे कह रहे थे कि जो कंपनी खुद उस धंधे में इन्वॉल्व हो, शॉर्ट सेलिंग के, वो किस प्रकार से दूसरे के बारे में कुछ तथ्य रख सकती है, उसका सिर्फ एक 1 पॉइंट मोटो है। अब क्या है कि ना, आज कंप्यूटर का युग है, AI का युग है। आप बैठिए, आप जाकर ChatGPT पर कोई एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए उसको आपको रिपोर्ट बना देगा वो उसकी। मैं ही नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने ऐसे किया होगा, उन्होंने उनके जो लोग होंगे उन्होंने बताया कि हमने 50 देशों में अपने करस्पॉन्डेंट को भेजा, उसके बाद एक एक कंपनियों की जांच की। हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट इसलिए भी ऑथेंटिक मानी जा सकती है कि उसने अडानी ग्रुप के पूर्व कर्मचारियों से भी बात की थी। अमन अग्रवाल जी, मान लिया जाए कि इस रिपोर्ट में अगर 10% भी सत्यता है, तो क्या भारत को अपने अंदर आत्ममंथन की जरूरत है? आपने बहुत अच्छी बात करी। इस रिपोर्ट के द्वारा सेबी को एक प्रोएक्टिव एक्शन लेना जरूरी है, चेकिंग करना जरूरी है। ये उसका दायित्व बनता है, सिर्फ सेबी का नहीं, और भी जो रेगुलेटर्स है उनका दायित्व बनता है। पर इसके रिपोर्ट की वजह से किसी भी कंपनी को गुनहगार ठहराना वो गलत होगा, क्योंकि पहली बात ये फॉरेन की कंपनी है। दूसरा, अगर वो इतने सारे लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रही है तो उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया और वो इसी कंपनी के बारे में क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही है? ये जो आपने देखिए, उसके बारे में सेबी ने भी उनसे सवाल पूछा था कि आपका फंड मैनेजर कौन है, आपको फंड कहाँ से मिलता है। वो हेज फंड को कंट्रोल करती है कंपनी, जो रिसर्च कंपनी है आपकी हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी, ये हेज फंड को मैनेज करती है। तो इसका मतलब तो ठीक है ना कि उनको कहीं से फंड आ रहा है। अब ये दूसरा सवाल है कि अगर इस तरह की रिपोर्ट का भारत के शेयर मार्केट पे असर पड़ रहा है, तो क्या भारत के शेयर बाजार में अभी भी बाहर का प्रभाव ज्यादा है, या हमें फिर इसको दोबारा रेगुलराइज करना पड़ेगा? देखिए, हेज फंड जो होता है वो जो कंपनियां हैं ऐसे प्रोडक्ट के अंदर जहां पे हमें अपने आप को बचाना है उसके लिए पैसा देती है, पहली बात। दूसरी बात, हेज फंड कंपनियां भी रिसर्च करती हैं और कंपनियां भी रिसर्च कर सकती हैं, पर वो कोई भी कंपनी इतना पैसा नहीं खर्च करेगी कि अपने रिपोर्टर्स को देशों के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर भेज के उस चीज को इकट्ठा कराए। अगर कोई एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरह अगर कोई काम कर रहा है तो या तो किसी सरकार से उसके पास पैसा आ रहा है, या कैसे ऐसी विपक्षी दल से पैसा आ रहा है जहां से वो प्रूव करना चाहते हैं कोई चीज को। जैसे मैंने पहले कहा, सेबी को भी और रेगुलेटर्स को भी इनकी रिपोर्ट को लेकर चौकन्ना होना जरूरी है। भारत के लोग वर्ष के जो पैसा भारतीयों का पैसा शेयर मार्केट में लगा है और अडानी के अंदर भी लगा है, उसका सुरक्षा देखना उनका दायित्व है और उनको अपने कड़े कदम उठाने चाहिए, चाहे वो अडानी से पूछे चाहे वो हिडनबर्ग से पूछे। ये करना जरूरी है। ये कोई नहीं, कहीं से भी रिपोर्ट आए, किसी की भी रिपोर्ट आए, ये
इनको प्रोएक्टिव एक्शन लेना जरूरी है। अब अमन अग्रवाल जी, किसी को सवाल भी गुनहगार ठहराना काम नहीं है किसी रिपोर्ट का, और मेरे विचार में उसको देखते हुए अडानी को गुनहगार आज की डेट में नहीं ठहराया जा सकता है। नहीं, अडानी को गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन इतना क्या आपको जो रिपोर्ट आ रही है हिडनबर्ग रिसर्च की तरफ से, उसमें क्या ऐसा माना जा सकता है कि कोटक महिंद्रा को भी नहीं मालूम था कि वो जो उसके फंड मैनेजर हैं नहीं, वो देखिए पैसे अगर कहाँ से उनका निवेश नाम- कर रहे हैं? उनका नाम आया है तो बैंकिंग रेगुलेटर को, आरबीआई को भी, और जो भी और एजेंसीज इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, उन सबको प्रोएक्टिव एक्शन लेके इस चीज को चेक करना जरूरी है, भारत और भारतवर्ष के लोगों के लिए हित में। ये कहना कि कोटक महिंद्रा बैंक इन्वॉल्व है, उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दे दी, लीगल स्टेटमेंट दी है, उसको देखते हुए भी उनको फिर भी चेक करना जरूरी है कि कोई ऐसी चीज है, अगर है तो उस पर रोक लगाई जाए, अगर नहीं है तो नहीं रोक लगाई जाए। अमन अग्रवाल जी, अब छोटे में 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा कि भारत सरकार के पास क्या उपाय है ऐसे लोगों पे एक्शन लेने के लिए, खासकर वो कंपनियां जो हिडनबर्ग रिसर्च जैसी कंपनियां हैं अमेरिका में बैठी हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकते हैं मैक्सिमम हम? भारत के पास ऐसा कोई भी सुझाव नहीं है, सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के पास जाके, जैसे यूनाइटेड नेशंस है या अमेरिका की सरकार को कह के जहाँ पे एक कंपनी करती है, या उस कंपनी के अगेंस्ट कोई तथ्य सबूत निकले, उसके बेसिस पे मार्केट में उतरे। अदरवाइज भारत सरकार के पास उसके ऊपर लगाने के लिए डायरेक्टली कुछ नहीं है। भारत सरकार कोर्ट में भी नहीं जा सकती है, बिकॉज वो ये जो रिपोर्ट है भारत सरकार के अगेंस्ट में नहीं है। अडानी जा सकता है, कोटक महिंद्रा जा सकता है, बट भारत सरकार उनके अगेंस्ट कहीं कोर्ट में नहीं जा सकती। लेकिन ये तो लग ही रहा है ना कि ये जो पूरी साजिश हो रही है वो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ भी हो रही है, भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए हो रही है। अश्विनी राणा जी, क्या बैंकिंग सेक्टर एक और रिफॉर्म मांग रहा है? नहीं, बैंकिंग में देखिए हर समय पर कुछ ना कुछ रिफॉर्म की जरूरत रहती है कि समय समय पर क्या है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, जरूरतें बदल रही हैं, तरीका बदल रहा है। लेकिन रिफॉर्म करने से पहले मेरा ये अनुरोध है सरकार से, बजट भी आने वाला है, कि जो भी करना चाहते हो ऐसे विशेषज्ञों की जो बैंकों में रहे हो, बैंकों का अनुभव हो, सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक तरीके से अगर आप रिफॉर्म करेंगे तो वो घातक होंगे। सभी लोगों से मिलके बैठ के एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। चलिए, इस समय कमी के कारण इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का डिबेट में हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ।